नमस्कार साथियों, मैं प्रणय विक्रम सिंह करने आया हूं आपके साथ मुद्दे की बात। 448 साल पहले आज ही के दिन एक ऐसा अविस्मरणीय युद्ध लड़ा गया था जिसने एशिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत मुगलिया सल्तनत के गुरूर को तोड़ दिया था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नेतृत्व में लड़ी गई ये वो जंग थी जिससे घायल हिंदुस्तान के दिल में फिर से स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस युद्ध ने लुटेरे मुगलों की बेहिसाब ताकत की बेलगाम हसरतों पर लगाम लगाने का काम किया था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 4 शताब्दियों के बाद आज 21वीं सदी में भला हम इस युद्ध के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये युद्ध निरंकुश दरिया के विरुद्ध एक स्वाभिमानी बूंद की ललकार थी। रणबांकुरे और खुद्दार राजपूतों की बेमिसाल बहादुरी से इस युद्ध ने भारत के इतिहास को नई दिशा प्रदान की थी। भारत के भविष्य का निर्धारण करने वाले इस महायुद्ध के बारे में हमारी युवा पीढ़ी को भी विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। आइए इसके लिए हम वक्त के घोड़ों पर सवार होकर मध्यकालीन भारत के उस कालखंड की तरफ चलें जब भारत का स्वर्णकाल बीत चुका था। इंद्रप्रस्थ का सिंहासन बन चुका था तख्ते दिल्ली। चंगेज खान के फर्जंद लूटने लगे थे इस देवभूमि को। जिन्हें कभी सूर्य और चंद्र के वंशज होने का अभिमान था, वो छत्री अब कुर्नीस करने लगे थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में। मुगलों के परचम तले भारतवर्ष के बड़े बड़े राज्य अपना अस्तित्व खो रहे थे। जो कल तक राजा थे वो आज मनसबदार बनकर खुद को महफूज समझ रहे थे। कहीं से बगावत की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सत्य ने सत्ता के सम्मुख समर्पण कर दिया था। अपने कुत्सित साम्राज्यवादी मंसूबों की पूर्ति में सबसे बड़ी अड़चन को दूर करने के लिए अकबर तेजी से मेवाड़ की ओर आगे बढ़ रहा था और मेवाड़ मचल रहा था स्वाधीनता के अमर गायक महाराणा प्रताप की तान पर। वो महाराणा जिसने वीरता के प्रतिमानों को ही बदल दिया, वो महाराणा जिसने मृत्यु की नाद पर जीवन को थिरकना सिखाया, वो महाराणा जिसकी रगों में महारानी पद्मिनी का तेज, राणा सांगा का पराक्रम, माता पन्नाधाय का त्याग संस्कार बनकर दौड़ रहा था। भला उसे अकबर नाम का अंधड़ क्या परेशान करता। अकबर के द्वारा लालच के पृष्ठ पर अपमान के अक्षरों से लिखे गए तमाम संधि प्रस्तावों पर स्वाभिमान की शाही उड़ेलता रहा महाराणा। लिहाजा सज गई हल्दी घाटी। 18 जून 1576 को मेवाड़ी और मुगल फौज आमने सामने खड़ी हो गई। मुगल फौज का नेतृत्व कर रहे थे कछवाहा राजा मान सिंह और मेवाड़ी सेना महाराणा प्रताप की अगुवाई में मलेच्छों को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ी थी। राणा पूंजा, हकीम खां सूर, दोडिया के भीम सिंह और रामदास राठौर जैसे बहादुर से सलारों ने विभिन्न मोर्चों पर मेवाड़ी सेना की कमान संभाल रखी थी। बताया जाता है कि इस युद्ध में मुगलों की सेना 80,000 और मेवाड़ी सेना की संख्या 20,000 के आसपास थी। सुनने में यह अंतर बड़ा विशाल लगता है, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल फौज की तरफ से लड़ रहे मौलवी अल बदायूनी अपनी पुस्तक मुंतखाब उल तवारीख में लिखते हैं कि मेवाड़ी सेना के हरावल दस्ते के जबरदस्त आक्रमण ने मुगल सेना को 6 कोस तक खदेड़ दिया था और उससे राणा की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई थी। बदायूनी के अनुसार 12 के सैयद अगर युद्ध के मैदान में डटे ना होते तो मुगलों की पराजय निश्चित थी। इसका कारण यह है कि अन्य सेनापतियों के शिविर छिन्न भिन्न हो गए थे। अधिकांश सैनिक भाग गए थे। शाही सेना के हरावल दस्ते के पैर उखड़ चुके थे। मुगल सेना को भागते देख एक मुगल सूबेदार मिहत्तर खान ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि बादशाह सलामत खुद रसद और सैनिकों के साथ युद्ध में आ रहे हैं। अबू फजल लिखते हैं कि इस अफवाह ने जादू जैसा काम किया। मुगल सैनिकों में लड़ने का हौसला लौट आया। मान सिंह ने देखा कि राजपूत शाही सेना पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसने अपने भाई माधो सिंह के नेतृत्व में 1000 घुड़सवारों की टुकड़ी को शाही सेना के केंद्रीय भाग की ओर रवाना किया, जहां पर प्रताप युद्ध लड़ रहे थे। मुगल सेना फिर से लड़ाई में लौट आई। बदायूनी लिखते हैं कि युद्ध इतना भीषण हो गया था कि दूर से देखने पर लगता था कि दोनों सेनाएं एक दूसरे में नत्थी हो गई हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसको मार रहा था। ऐसे में बदायूनी ने मुगल कमांडर आसिफ खान से पूछा कि वो इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाएं कि किस राजपूत पर वार करना है, क्योंकि मान सिंह के नेतृत्व में कछवाहा राजपूत मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे। आसिफ खान ने उन्हें जवाब दिया कि तीर चलाओ, किसी भी तरफ का राजपूत मरे, फायदा इस्लाम का ही होगा। महाराणा और अकबर के युद्ध को धर्मनिरपेक्ष नजरिए से देखने वालों के लिए मुगल कमांडर आसिफ खान का यह कथन एक मार्गदर्शिका का काम करेगा। खैर, महाराणा समझ चुके थे कि मुगल सेनापति मान सिंह को मारकर ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। महाराणा की निगाहें मान सिंह को ढूंढने लगीं। उन्होंने अपने साथ कुछ भरोसेमंद घुड़सवारों को लिया और मुगल सेनापति की तरफ बढ़ने लगे। इस बीच वो 2-3 बार मुगल सैनिकों से घिरे भी, लेकिन हर बार वो घेरा तोड़ने में कामयाब रहे। इस दरमियान मान सिंह के निकट पहुंचते ही महाराणा के घोड़े चेतक ने अपने अगले दोनों पैर मान सिंह के हाथी के माथे पर रख दिए। प्रताप ने अपने भाले से मौत को भी मार डालने वाला घातक प्रहार किया। भाला मान सिंह के महावत को मौत की नींद सुलाते हुए मान के हौदे से जा टकराया।
हौदा तो टूट गया, लेकिन कुछ इंचों की दूरी से मान सिंह बच गए। हकीकत में देखा जाए तो आज मान सिंह नहीं, मुगलों का भविष्य बचा था। अन्यथा मुगलिया परचम को अफगानिस्तान तक फहराने वाले सेनापति मान सिंह की मृत्यु के साथ ही आज हिंदुस्तान से मुगल साम्राज्य के पतन की पटकथा लिख जाती। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। बदायूं लिखते हैं कि युद्ध में एक समय ऐसा आ गया था जब जान सस्ती और इज्जत महंगी लग रही थी। महाराणा प्रताप की तलवार कहर ढा रही थी। मुगल सूबेदार बहलोल खां पर प्रताप ने ऐसा वार किया कि बहलोल खान अपने घोड़े समेत 2 टुकड़ों में बट गया। भारतीय इतिहास में ऐसा चमत्कार सिर्फ 2 बार ही हुआ है। प्रताप की बहन के ससुर और ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर अपने 3 बेटों और 1 पोते सहित इस युद्ध में बलिदान हो चुके थे। तंवरों के पराक्रम के विषय में बदायूं लिखते हैं कि ऐसे वीरों की ख्याति लिखते हुए मेरी कलम भी रुक जाती है। राजपूती सेना के पराक्रम को देखकर शाही सेना विचलित हो रही थी, लेकिन संख्या बल और अत्याधुनिक हथियारों के कुशल प्रयोग से मुगल सेना धीरे धीरे युद्ध पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही थी। महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो चुके थे। बंदूक की गोली से लेकर तीर और तलवार के वार से उनका शरीर बिंध चुका था। अकबर के विरुद्ध युद्ध को जारी रखने के लिए राणा का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी था। हकीम खां सूर और झालामान के प्रयासों से राणा युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकलने को राजी हो गए। लाख प्रयासों के बावजूद महाराणा को मुगल फौज पकड़ नहीं पाई। मेवाड़ी सेना के लगभग सभी बड़े सरदार बलिदान हो चुके थे। हल्दी घाटी में इतना खून बहा कि जंग के मैदान को रक्त तलाई कहा गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। अकबर लड़ाई के नतीजे को लेकर मान सिंह और आसिफ खां से बेहद नाराज थे। दोनों को 6 महीने तक दरबार में न आने की सजा भी दी। ये दंड इस बात का साक्ष्य है कि मुगल सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध को नहीं जीता था। अगर मुगल सेना जीतती तो अकबर अपने सबसे बड़े विरोधी प्रताप को हराने वाले को पुरस्कृत जरूर करते। इतिहासकार डॉक्टर शर्मा तो अपने शोध में प्रताप की विजय को दर्शाते हुए ताम्र पत्रों से जुड़े प्रमाण भी पेश करते हैं। उनके अनुसार युद्ध के बाद 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों की भूमि के पट्टों को ताम्रपत्र जारी किए। इन ताम्रपत्रों पर एक लिंगनाथ जी के दीवान प्रताप के हस्ताक्षर थे। उस समय भूमि पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास ही होता था। खैर, हल्दी घाटी की जय पराजय तो अलग विषय है, लेकिन अकबर को इस युद्ध के बाद यह ज्ञात हो गया कि आगे का मार्ग आसान नहीं है। उसके अपराजय होने का घमंड टूट चुका था। संपूर्ण भारतवर्ष ने महाराणा में एक नई उम्मीद देखनी प्रारंभ कर दी थी। अब प्रताप का संघर्ष हर उस व्यक्ति और समाज के लिए प्रेरणा बन चुका था जो अपने अस्तित्व की रक्षा को अपना धर्म समझता था। आज हल्दी घाटी हर उस सभ्यता संस्कृति के लिए आशा, विश्वास और गर्व का प्रतीक है जिसकी आस्था, अस्मिता और अस्तित्व को कभी समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया गया था। इतिहास के पन्नों में हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन महसूस करके देखिए, वास्तविक अर्थों में आज भी भारत हल्दी घाटी के मैदान में खड़ा है। कोई महाराणा भारत माता के लाज के लिए लगातार लड़ रहा है। हल्दी घाटी के सभी वीरों और बलिदानियों को कोटि कोटि नमन।